जी अस्सलाम वालेकुम। आप देहातों में अक्सर आपने देखा होगा लोग बड़े शौक़ से वॉलीबॉल खेलते हैं और उसका मकसद ये होता है कि आप सेकंड्स की जो एनर्जी होती है उसको आप देख सकें, उसको एंजॉय कर सकें। और अगर आपने वो वॉलीबॉल देखा हो जो देहातों में होता है, जिसको धप्पी वाली बॉल भी कहते हैं, तो एक एक सेकंड जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा होता है और आपका फेस उस बॉल के साथ मूव कर रहा होता है। आज का पाकिस्तान का मैच उस वॉलीबॉल के मैच की वाली एनर्जी, एक एक बॉल में इतनी भरपूर एनर्जी थी कि आप उसको देख के यकीनन एंजॉय कर रहे थे। गो ऑफ कोर्स विद एज पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी क्रिकेट लवर हैं वो शायद आज अफसरदा नहीं है, क्योंकि हमने अच्छा मैच फाइट किया और आखिरी ओवर में नवाज़ के साथ थोड़ा सा जो अंपायर के फ़ैसले थे उसको भी हमने कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की। शकील शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब वार्म वेलकम इन शो। लेकिन मैं ज़रा पहले एक अपना ओपिनियन दे दूँ, फिर शेख साहब, क्योंकि इज़ अ क्रिकेट एक्सपर्ट एज वेल। मेरे ख्याल में एक तो वो 3 रन्स बना सकते थे, वो एज़ पर आईसीसी रूल उन्होंने 3 रन्स बनाए जो कि बाय के बनाए, जिसको सोशल मीडिया पे कह रहे हैं गलत रन्स बनाए। जहाँ तक नो बॉल की बात है, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो नो बॉल थी, कुछ का मानना है वो नहीं थी। इस पर हम शेख साहब से ओपिनियन लेंगे। दूसरा, मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, इट वॉज़ अ गुड क्रिकेट। शेख साहब, कैसा लगा आपको? बहुत, इसमें कोई शक नहीं है कि थ्रिलर था और हॉट रेंचिंग जिसको कहते हैं ना, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो आखिर में पाकिस्तान आ रहा है लास्ट बॉल पे, तो अनफॉर्चुनेट था। मैं तो पहले कह रहा था कि बाबर को, नवाज़ को ओवर नहीं देना चाहिए। मैं बहुत शुरू में कह रहा था, ऑप्शन नहीं था ना उसको, स्पिनर को देने नहीं चाहिए थे, उसको दे देते 17वां ओवर नहीं देना चाहिए था, आखिरी ओवर। आखिरी ओवर उसको 17वां ओवर दे देते और फास्ट बॉलर का ओवर जो है ना वो रख लेते। आपको याद होगा कि 14 ओवरों में जब स्कोर हुआ तो 6 ओवर रहते थे, 2 रहते थे नसीम शाह के, 2 रहते थे आरस के, एक उसका और एक नवाज़ का। तो आपको चाहिए था इन 6 ओवरों में आप एडजस्टमेंट कर लेते कि नवाज़ को पहले करवा लेते और जो फास्ट बॉलर है ना वही अच्छा है, क्योंकि स्टेडियम की पीछे आपको पता है बॉल कैरी कर रहा है, बॉल उठ रहा है। फास्ट भी आपको पता, हारिस को भी 2 6 तो पड़ ही गया ना। हाँ पड़ गए, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देखिए 16 रन थी, आपको याद होगा 2 ओवरों में 28 थी और आखिरी ओवर में फिर 16 हुई। जब आपने 3 ओवर में 48 थी, 3 ओवरों में आप अंदाज़ा करें क्यों वो इसलिए हुआ कि 20 के 21 रन नवाज़ को पड़ गए, 3 छक्के पड़ गए। तो आपने फिर उसको एडजस्ट करके आपने कहा जी कि मैं इसका लास्ट ओवर रख लूँगा। यहाँ पे ब्लंडर हुआ है कप्तान से, एक जीता हुआ मैच हम हार गए हैं। जहाँ तक आपने लॉ की बात की है ना, तो देखिए मेरी बात सुने, वो लॉ इज़ वेरी क्लियर कि ये जो भीमर है जिसको कहते हैं सादा लैंग्वेज में आप भीमर कह लें, हाँ। इसका डिसीजन ऑन ग्राउंड अंपायर ने करना है। अच्छा वो उससे गलत हो गया या सही हो गया, बहरहाल उसका फैसला है। अब ये जो एक कंट्रोवर्सी छिड़ी है कि जी वो बॉल जो था वो थोड़ा सा डिप कर रहा था, वो लाइन पे था और 2 फुट 3 फुट आगे था, तो वो बॉल ने नेचुरली वेस्ट से नीचे आना था। अपनी जगह पे ये बात है और ये बात कहने की ज़रूरत है आईसीसी को कि जब रूल बनाए तो ये भीमर वगैरह डिसीजन करने के लिए ऑन ग्राउंड अंपायर पे ना रखें। अगर कोई फैसला करे तो उसको अपील का राइट दे दे, उसको रिव्यू कर। अपील का राइट नहीं है ना इसमें नहीं है, इसमें नहीं। देखो लॉ इज वेरी क्लियर। एक और बात शेख साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो नहीं कर रहे लोग, वो ये है, आप मैच आपने भी देखा होगा, हम सब में से बहुत सारे लोग सुनने वालों ने देखा होगा, अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया, हिट हो गया, उसके बाद कोहली कह रहे हैं कि नो बॉल नहीं। वो तो दूसरा बॉल आप कह रहे हैं ना, नो बॉल, वो जो नवाज वाला कह रहे हैं, नवाज वाली बात कर। अच्छा वो जब नो बॉल हो जाता है ना उस पर रन होते हैं, ठीक है। और हुआ ये है कि हमारा फील्डर रेडी नहीं था, उसने कहा शायद 9 हो गई तो उसने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं की और वो 3 रन बन गई। जो बीमर पड़ा, हाँ। जिस पे नो बॉल दिया अंपायर, बीमर पे भी ये होता है कि जब रन्स कंप्लीट हो जाता है, ये अंपायर ने क्लैरिफाई भी किया वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तानी लड़के गए थे, जब रन्स कंप्लीट हो जाता है ना उसके बाद वो देता है वो उसको, ठीक है। सेट ला है, इंटरनेशनल आईसीसी के लाज हैं, वेरी वेरी क्लियर। लोग खाम का कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि नॉलेजेबल नहीं है या कोई मसले हैं। रिव्यू अगर आप चाहते हैं तो आईसीसी में आप अपील करें, पाकिस्तान भी वहाँ का मतलब डायरेक्टर है, एक मेंबर है, और वहाँ पे आप आइंदा से ये कर लें कि जी ठीक है, अगर बीमर होगा तो उसको अपील का राइट दे दिया जाए फील्डिंग साइड को, तो फील्डिंग साइड अपील में चले जाएगी और टीवी अंपायर जो है वो फैसला कर देगा कि भाई ठीक है। लेकिन अभी तक ये है जो एग्जिस्टिंग लॉ है वेरी सिंपल कि वो ऑन ग्राउंड अंपायर ने फैसला करना है, जो उसने फैसला कर दिया। अब आप कहें जी वो गलत है, वो सही है, हो सकता है गलत भी हो, क्रिकेट में होता है, लेकिन राइट उसका है। क्या बैट्समैन अंपायर से नो कह सकता है?
नहीं वो नहीं, बैट्समैन नहीं कह सकते। कोहली ने कहा है ना उसमें। नहीं वो अंपायर उसके बाद अंपायर ने नो दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है, जो आप कर रहे हैं वो भी ठीक है। नहीं वो अंपायर देखें, बैट्समैन का या फील्डर्स का नहीं है, ये अंपायर के सोल डिसीजन है। अंपायर ने डिसीजन ले लिया, अंपायर ने उसकी बात मान ली, बस ठीक है, उसने दे दिया, कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये जो क्रिकेट इंटरनेशनल मैच होते हैं ना, मैच रेफरी उससे पहले मैनेजर अंपायर को अपने कप्तानों को बुला के पूरा ब्रीफ करता है लास्ट में। आपका काम है अपने लड़कों को ब्रीफ करें, इनडिसिप्लिन ना करें। इंटरनेशनल क्रिकेट में हार जीत तो होनी है और आप दिलेरी से खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब 31 पे आपने 4 प्लेयर उनके आउट कर दिए मेन। और मैं तो कह रहा हूँ कि वो जो इनके ऊपर वाले प्लेयर हैं, ये रोहित, राहुल और सूर्या कुमार, ये तो पाकिस्तान के लिए स्वीट डिश साबित हो गए हैं। जब आते हैं इनको पाकिस्तान आउट कर। हालांकि आज फॉर्म में नहीं था शाहीन, फिर भी हमने 4 को घर भेज दिया था। हाँ 4 को घर भेज दिया 31 रन पे भाई। आप देखें अभी मतलब एक 6.1 ओवर हुए थे और 31 रन से तो आपने उनको घर भेज दिया। और पाकिस्तान थोड़ा सा वहाँ पे देखें रिलैक्स कर गया, ये समझे कि बस अब हम जीत गए। हालांकि मैं कह रहा था और बार बार कह रहा था कि देखें ये विराट कोहली बड़ा ख़तरनाक प्लेयर है, पांड्या बड़ा ख़तरनाक है। उसके बाद आपको याद हो 110 रन की पाँचवीं विकेट है, 110 रन की पार्टनरशिप है पांड्या की और उसकी। वो फिर आउट ही नहीं हुए, वो ऐसा ऐसा बना के मैच आखिर तक ले गए, उन्हें पता था और फिर उन्होंने मैच निकाल लिया। हालांकि मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान एक जीता हुआ मैच खुद हार गया, सिर्फ ब्लंडर हुए हैं, बॉलिंग गलत हुई है और डिसीजन गलत हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है। और कुछ भी नहीं हुआ, क्रिकेट अपनी जगह पे बहुत अच्छी हुई है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, इंडिया को जवाब देना चाहिए था। जय शाह ने जो हमारे साथ किया है एशिया कप और दूसरी चीज़ों में, उसके बाद इसका एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई यही बनता था, ग्राउंड में ही बनता था कि हम उसको हराते। अब पता नहीं, आप आगे जाके देखें ना, इंडिया से हमारा इस वर्ल्ड कप में मैच पड़ता है नहीं, यू नेवर नो, कोई पता नहीं है। अगर पाकिस्तान इंडिया 2 यहाँ से जाते हैं और दोनों जाके सेमीफाइनल जीत जाते हैं तो फिर फाइनल में कहीं आएगा। ये एक डिफ़िकल्ट प्रपोजिशन है क्योंकि आप हार गए हैं। इस पूल में 3 टीमें हैं, आपको पता है, साउथ अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो बांग्लादेश और ये ज़रा कमज़ोर है। उस पूल में भी देखें 3 ही टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया है उस पूल में, इंग्लैंड है, श्रीलंका, न्यूजीलैंड नहीं, उसमें आप देखें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अच्छी टीम है। उसके बाद जो उनकी बाकी टीम है ना, ठीक है, अच्छी है, सरप्राइज़ भी कोई दे सकता है। T20 क्रिकेट है, क्या पता लगता है। लेकिन 3 टीमें वहाँ तकड़ी हैं, 3 यहाँ, इनमें से 2-2 टीमें मेरे ख्याल से ऊपर चली जाएंगी। इसलिए अब इंडिया के साथ हमारा क्लैश जो है ना, वो शायद अब मुश्किल है। ACC का कप भी रफड़ पड़ा हुआ है, आपको पता है, झगड़ा हुआ है। लेकिन एक बड़ा गोल्डन चांस था, 92,000 लोग थे, पूरी दुनिया वॉच कर रही थी। मेरा ख्याल है ट्रैफिक लोग ही नहीं थे, सड़कें वीरान थी और बड़ा खूबसूरत मैच था और पाकिस्तान जीत रहा था। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जीत रहा था उस सूरत में कि पाकिस्तान के दोनों ओपनर आपने देखे हैं किस तरह आउट हुए हैं। पहली गेंद पे तो बाबर ही चला गया, फिर रिजवान भी ना खेल उसके बाद भी शेख साहब, अगर हम अपने स्कोर बोर्ड पे जाते हैं ना, तो हमारे 2 ही प्लेयर्स ने, शान मसूद ने 52 किया और इफ्तिखार ने 51 किया। उसके बाद कोई भी डबल फिगर में नहीं गया। शाहीन आफरीदी ने 16 रन किए। मतलब हमारे बैट्समैन आरस रऊफ ने कुछ किए हैं और उसने देखें ये जो रन हुए हैं ना, कुछ 20 के कितने 20 से ज़्यादा 25-26 रन हुए हैं। पाकिस्तान वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। क्या आप या कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शहनशाह खेलेगा? इतना नहीं खेलेगा। आपका मैच फिनिश हो रहा था 135-140 पे, जो कि ये दोनों अच्छा खेल गए। अच्छा, फिर शान मसूद एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला है इन द सेंस कि वो तेज़ नहीं खेला, उसने देखा कि विकेटें गिर गई हैं तो उसने एंकर का रोल किया है, वो साथ साथ चलता रहा। मगर हैट्स ऑफ टू इफ्तिखार जो है ना, ही रोज टू द ओकेजन। उसने आके जो छक्के मारे हैं और जो प्रेशर उसने रिलीज किया, उसने अपना सारा क्रिटिसिज्म का भी जवाब दे दिया बल्ले से और उसने पाकिस्तान की इनिंग को 159। अच्छा, ये क्या हुआ शेख साहब, ये जिन्होंने मोहम्मद आसिफ को, अगर हम ब्रेक पे नहीं जा रहे तो मैं एक सवाल पूछूंगा। अच्छा, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद मोहम्मद आसिफ को खिलाया आखिरी नंबर पे। तो जब वो खेलने आया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कोई नया लड़का आया होगा जो बॉलर है शायद। मैं उसको बड़े गौर से टीवी के पास जाके देखा, वो तो वही आसिफ था। लेकिन उनको क्यों 8वें नंबर पर भेजा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। देखिए, शफा तो अल्लाह ही दे सकता है, पर अब हमारे नसीब में शफा थी नहीं सर। नहीं, अल्लाह के देखें, सारी दुनिया ये कह रही है कि वो ऑन फील्ड अंपायर जो है ना, उसमें लॉ में लिखा हुआ ही में, अगर वो कंसल्ट कर लेता तो ठीक था। वैसे उसका राइट था, वो वहाँ पे उसने डिसीजन दे दिया, कर लेता तो अच्छा था। बट कैप्टन उसको नहीं डिक्टेट कर सकता। नहीं, कोई नहीं डिक्टेट कर सकता, वो अंपायर की मर्जी पे है। आउट देना था आउट दे दे,
अगर जाना चाहता है तो कर ले। अच्छा सर, ये जो आसिफ अली वाली कहानी है, मैं वाकई सर हैरान हुआ कि कोई नया प्लेयर आया है आसिफ। नहीं, 8वें नंबर पे खिलाना आसिफ अली को बड़ी ज़्यादा थी, और इससे बेहतर ये था कि अगर आसिफ अली को आपने 8वें भेजना था ना, आप चौथा बॉलर खिला लेते, और बेहतर था कि सिलेक्शन में ही आप पाकिस्तान से फ़हीम अशरफ जैसा, जैसे अनवर अली था, कोई ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर ले जाते, फास्ट बॉलर। आपको पता है आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहाँ पे स्पिनर ज़्यादा नहीं काम करेंगे, ये फास्ट बॉलर करेंगे, तो आपको चाहिए था कि वहीं पे अपनी टीम को मैनेज कर लेते। अगर नहीं किया था तो यहाँ पे भी अगर उसकी बारी 8 पे आनी है तो फिर आप या तो वसीम को खिला देते या हसनैन को खिला देते। वसीम वाज बेटर चॉइस इसलिए कि वसीम हिटिंग भी कर लेता है, आपको पता है, मारता भी है। तो आपको चौथा वो डालना चाहिए था आसिफ अली को, फिर आप ना खिलाते, क्योंकि आपने 8वें नंबर पे खिला के तो उसको ज़ाय कर दिया ना तकरीबन, और उसकी बारी भी सही तरह नहीं आई। तो ये भी एक ब्लंडर है, ये भी एक ब्लंडर है, उस ब्लंडर में शामिल है जिससे हम मैच हारे हैं। हम अच्छा खासा हरा रहे थे, मैं तो कह रहा था जीत गए, और यहाँ नारे वारे मारेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद तो अभी भी है, लेकिन ज़रा खुशी दुबारा। लेकिन अच्छी क्रिकेट फिर भी लड़कों ने फाइट किया सर। जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त फाइट किया। आई अप्रिशिएट। पाकिस्तान की टीम जो है ना, ये न्यू लुक है, लग रही है, और इसका यूनिट जो है ना काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया है। छोटी छोटी गलतियां जो है ना T20 में ये बड़ी महंगी पड़ती है, आपको ये नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम जेल कर गई है, यूनिट बन गया है, एक दूसरे को बैक करते हैं, सेल्फ बिलीव ज़्यादा है। एक कमेंट में लेना चाहूँगा, जब मैं कंपेयर करता हूँ हिंदुस्तान के प्लेयर्स को और पाकिस्तान के मौजूदा प्लेयर के साथ, देयर इज़ अ ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ ड्रेसिंग रूम एंड इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड्स। उनके पास जो सेट है, कोहली है, यादव है, उनका अपना कैप्टन रोहित है, रोहित शर्मा, सारे, एंड पांड्या को भी देख लें, ही इज़ वेरी सीनियर प्लेयर। पाकिस्तान में हम यंगस्टर का एक हमने सेट बनाया हुआ है नया, और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा इस पर ज़रा बात होनी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है लड़कों का सेल्फ बिलीव काफ़ी है, हिम्मत से खेलते हैं, डिटर्मिनेशन है, एज ए यूनिट खेलते हैं, एक दूसरे को बैक करके खेलते हैं, और ये यूनिट अच्छा बनता जा रहा है। ये आगे जाके अगर इन्होंने कीप किया तो आगे जाके पाकिस्तान को ये काफ़ी जीत भी दिलाएगा, और थोड़े से फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है, ब्लंडर नहीं करने, गलतियां नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है। याहिया हुसैनी साहब भी साथ हैं हमारे साथ। याहिया साहब बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो सोच पे जो एक बहस चली हुई है रॉन्ग डिसीजंस की, उस पर हम बात तो कर चुके हैं, शेख शकील साहब और मैं, हम इस पर बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा सर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा वो नो बॉल पे सर, कि वो नो बॉल थी या नहीं थी। देखिए, जो भी ग्राउंड में डिसीजन हुआ है वो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं, रूल और रेगुलेशन की बात है। जो ग्राउंड ऑन फील्ड अंपायर है, जब वो डिसीजन कर देगा तो लोग बात कर रहे हैं कि थर्ड अंपायर ने क्यों इंटरवीन नहीं किया। इंटरवीन थर्ड अंपायर सिर्फ उस सूरत में ही करेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में ही होगा जब ग्राउंड में मौजूद अंपायर जो है उसको जो है वो रिक्वेस्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि जो ग्राउंड में मौजूद अंपायर है, ये उसका सवाबदीदी इख्तियार है कि वो क्या डिसीजन करता है। जहां तक जो चीज है वो ये कि आपके कप्तान के पास एक रिव्यू बाकी था, आपका कप्तान वो रिव्यू में जा सकता था, आपका कप्तान ये कह सकता था कि आप इसको रिव्यू में लेकर चले जाएं। अच्छा बिल्कुल ठीक है सर। एक ये भी बताइएगा, आज क्या लगता है, एक अच्छी क्रिकेट देखने को तो हमें मिली है या भाई, क्या कहीं हमसे कोई गलतियां भी हुई हैं आज के मैच में? देखिए, खेल में हार जीत हो जाती है, और आज के खेल में ठीक है इंडिया आपसे जीता है 4 विकेट से, लेकिन असल में तो जीत क्रिकेट की हुई है। लेकिन आप जो हारे हैं अपने गलतियों की वजह से हारे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। T20 क्रिकेट में जो जितनी कम गलतियां करता है वो जीतने का अहल होता है। आज का अगर आप मैच देखें, आपने जो पहला ब्लंडर किया वो ये ब्लंडर किया कि आपने एक फास्ट बॉलर शॉट खिलाया। दूसरा जो आपने गलती की वो ये कि आपने जब इफ्तिखार नंबर 4 पर आउट होकर गए तो वहां पर बैटिंग करने के लिए या तो नवाज को आना चाहिए था या फिर हैदर अली को आना चाहिए था। आपने मोमेंटम वहां पर खराब किया, आपने वहां पर बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया, शादाब को गैर जरूरी तौर पर बैटिंग करने के लिए भेजा। दूसरी जो आपसे गलती हुई, फिर वही गलती हुई है। मैंने इंडिया के इतने मैच देखे हैं पाकिस्तान के साथ, इतनी डरी हुई टीम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आपने फिर वही गलती की जिस वक्त हार्दिक पांड्या और शादाब बैटिंग कर रहे थे, कोहली बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त कप्तान ने फिर वही किया, दोनों एंड से उन्होंने स्पिनर लगाकर उनको सेट होने का मौका फराहम कर दिया। तो ये वो चीजें हैं जो कि पाकिस्तान टीम की नाकामी की एक अहम वजह है। बिल्कुल ठीक है। शेख शकील साहब ये बताइएगा, इतने बड़े मैच में जो याया भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के, जब हम बात करें तो इतनी इस तरह की गलतियां, और खास तौर पे जब बैटिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है ड्रेसिंग रूम में कोचेज भी बैठे हैं, उससे भी कंसल्ट हो रहा होता है, चीज़ें उनको ऑन बोर्ड लेके जा रही होती हैं कि नहीं?
नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की गलतियां आप करते रहें और जब आप जीत जाते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। हम कराची में इंग्लैंड से जो है वो 3 रन से जीते, लाहौर में 6 रन से जीते। अगर वो 2 मैच हम नहीं जीते तो शायद जो T20 सीरीज थी हम 6-1 या 5-1 से हारते। फिर उसके बाद अगर आप देखें, सबको पता है कि आपकी जो कमजोरी है वो शॉर्ट बॉल है। और अब जो हमारा एक मैच है 3 तारीख को सिडनी में जनूबी अफ्रीका के साथ, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि इससे आसान ग्रुप आपके पास मौजूद था ही नहीं। तो मसला ये है कि अगर इंडिया को जनूबी अफ्रीका ने हरा दिया तो फिर हमारे लिए और मसाइल खड़े हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि जो हमारा 3 तारीख को अब सिडनी में मैच है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा। और फिर मुझे नहीं लग रहा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं क्योंकि सेकंड स्पेल में अब वो उस तरह बॉल करते नहीं नजर आते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सोमा याया हुसैन साहब वक्त देने के लिए। तो शेख साहब एक सवाल है आपके लिए, जो गलतियां की गई खास तौर पे बैटिंग ऑर्डर में, मैं आपको इसका जवाब दूं। देखिए, मेरा इससे ना बड़ा ताल्लुक है बाबर आजम के साथ, जब से छोटा था उस वक्त से है। देखिए, हुआ ये है कि गलतियाँ इससे हुई हैं और गलतियाँ ग्लेयरिंग है, बड़ी सामने नज़र आई हैं, इमिनेंट है, नज़र आ रही हैं, सबको नज़र आ रही हैं। अच्छा, हुई क्यों है? वो इसलिए है कि बाबर आजम का जो मसला है वो ये है कि जब इससे अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस नहीं होती, ज़ाती अचीवमेंट नहीं होती, तो ये थोड़ा सा शैल में चला जाता है, थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाता है और फिर ये उसको बड़ा तारीख कर लेता है अपने ऊपर, अपने जहन के ऊपर, जिसकी वजह से इससे ये गलतियाँ हुई हैं जो मैंने असेस किया है। साइकोलॉजिकली इफेक्ट है क्योंकि वो पहली गेंद पे आउट हो गया तो उसके जहन में ये बात आ गई, तो वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चलता रहा और पूरे पोटेंशियल के साथ जिसको कहते हैं ना कप्तानी करना, वो नहीं हुई, स्किपरशिप अच्छी नहीं हुई। इसलिए ये 3-4 गलतियाँ, मेजर गलतियाँ हुई हैं फील्ड में, बॉलिंग में, और नंबर के बॉल किसने पहले करना है, किसने काउंटिंग करनी होती है बाकायदा वहाँ पे, फिर दूसरे को देखना होता है कि कौन कैसा खेल रहा है, स्पिनर को लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, फास्ट बॉलर को करना चाहिए क्या। हालांकि इसके पास स्पिनर का एक और ऑप्शन भी था, आपको पता हो, इफ्तिखार का भी था। अच्छा, फिर आखिर में ये किया है कि वो जो अपना नवाज है वो मीडियम पेसर बन गया उसने मीडियम पेस करा दी। वो मतलब है कि ज़ाहिर है कप्तान की मर्जी से ही हुआ होगा ना। तो वो बाबर की अपनी जो ज़ाती परफॉर्मेंस अचीवमेंट है ना, जब किसी मैच में आप देखेंगे कि ये जल्दी आउट होता है या स्कोर नहीं करता तो इस पे काफ़ी फ़र्क। अच्छा शेख साहब, अगले टूर्नामेंट के बाकी मैच पर अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, नेदरलैंड और जिम्बाब्वे के साथ 27 को मैच है हमारा सर, हमारा 27 अक्टूबर को है, फिर 3 नवंबर को है, 30 अक्टूबर को भी उससे पहले नेदरलैंड से, फिर 3 नवंबर को साउथ अफ्रीका के साथ है और आखिरी मैच बांग्लादेश के साथ 6 नवंबर को है। लेकिन साउथ अफ्रीका वाला मैच इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ, ये देखें सही 3 टीमें हैं, साउथ अफ्रीका को आपने हराना है आप हर सूरत, बाकी तो 3 आप हरा लेंगे और वो भी तीनों हरा लेंगे। अब देखना ये है कि साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा सकता है या इंडिया उसको, अगर इंडिया ने उसको हरा दिया तो फिर इंडिया तो आगे चला जाएगा। और हमें बड़ा ज़रूरी है कि साउथ अफ्रीका को मैच हराना। साउथ अफ्रीकन्स आर गुड साइड, वो अच्छी साइड है, टफ साइड है, लड़के खेलते हैं, इसलिए हमारे लिए थोड़ा मसला इस हार के बाद काफ़ी सीरियस बन गया है कि हमने साउथ अफ्रीका को हराना है और बाकी 3 टीमों को हराना। क्या अगले मैचेस में कोई तब्दीली करनी चाहिए या इसी सेट के साथ आपको मूव करना? नहीं, ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये इन ग्राउंड्स पे ना आपको चौथा बॉलर रखना पड़ेगा। देखें, इंडिया ने भी 3 रख के और 7 पांड्या से गेंद कराया है, फास्ट बॉलर है, ठीक है, तो आपको भी चौथा रखना पड़ेगा। आप 6 बॉलर के ऑप्शन के साथ जाएँ कि जिसको पिटाई होगी आप उसको चेंज कर देंगे, तो 4 फास्ट बॉलर रखें और 2 स्पिनर रखें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा मुझे ये बताइएगा, जो हमारे दूसरे मैचेस हैं, जैसे कि हमारा अगला मैच 27 अक्टूबर को जिम्बाब्वे के साथ है, इसमें हमने कहीं ना कहीं रन रेट को भी मद्देनजर रखना है कि आगे चल के अगर सूरत हाल साउथ अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, आज तो देखें आज जो रन रेट है ना तकरीबन वो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इंडिया ने भी अगर स्कोर किया है तो लास्ट बॉल पे किया है तो वो तकरीबन सेम है। लेकिन बहरहाल टूर्नामेंट के एंड में हमने देखा है कि नेट रन रेट बड़ा काउंट करता है। आपने अपनी एवरेज और नेट रन रेट को रखना है। ये छोटी टीमें हैं, इनको आप तकड़ा हराएं, काफ़ी रन्स के साथ या काफ़ी विकेटों के साथ जल्दी स्कोर करें तो बेहतर होगा, क्योंकि दूसरी टीमें भी ये करेंगी और आखिर में क्योंकि 3 टीमें हैं तो नेट रन रेट पे मेरा ख्याल है कि गेम आ जाएगी, पॉइंट शायद बराबर हो जाए। कहाँ रेट करते हैं आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ग्रुप में? नंबर 1 तो हिंदुस्तान चला गया है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा? कोई ज़रूरी नहीं है, अभी तो खैर स्टार्ट हुआ है। पाकिस्तान को पहले 2 में आना चाहिए और सेमीफाइनल में लिए क्वालिफाई करना चाहिए। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, अच्छी टीम है और इनको मेरा ख्याल है कि सेमीफाइनल में आना चाहिए। 2 टीमों में तो लाजमी आना चाहिए।
अगर ये ऊपर ऊपर जाएंगे, नंबर 1 फिनिश करेंगे तो इनका ज़रा फ़ायदा है। लेकिन दूसरी तरफ जो दोनों टीमें हैं ना, तीनों टीमें जी, अब ऑस्ट्रेलिया आपको पता हार गई है, न्यूजीलैंड ने वो क्रिकेट खेली है, तारीखी खेली है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में उसने धूल चढ़ा दी है। फिर इंग्लैंड आपको पता बहुत अच्छी जा रही है साइड, तो फिर आपको वहाँ जिससे भी मुकाबला होगा तगड़ा मुकाबला होगा। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि पहला उसका काम ये है कि इस अपने ग्रुप में फर्स्ट 2 टीमों में आना, चाहे नंबर 1 आए चाहे 2 आए, लेकिन आना सर ज़रूर है। आखिरी 1 मिनट है, जब आप नंबर 1 की बात करते हैं तो उस पर तो क्वेश्चन मार्क है कि पहले तो फिर इंडिया साउथ अफ्रीका से हारे तो तब हम अपने ग्रुप में तब नंबर, आएगा। और जब नंबर 2 पे आप जाते हैं तो फिर मैं आपसे, मेरा सवाल है बतौर एक स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट के तौर पे कि साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छी टीम है, हम उसको एक बी टीम तो नहीं कंसिडर कर सकते ना, हम बी रेट नहीं नहीं नहीं, साउथ अफ्रीका बड़ी अच्छी है, बड़ी डेंजरस साइड है, आपको बड़ी सीरियस होकर खेलना पड़ेगा और अच्छी तकड़ी क्रिकेट खेलेंगे तो आप उसको हराएंगे, वरना वो हारेंगे नहीं। बड़े उनके बॉलर भी बहुत अच्छे हैं और उनके बैट्समैन भी बड़े अच्छे हैं, फील्डिंग भी अच्छी है। इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव साइड। लेकिन दुनिया में मशहूर ये है कि साउथ अफ्रीकन जो है ना ये चोकर है, तो लेकिन फाइनल के लिए सर पोल मैचेस के लिए नहीं, हम ये भी सेमीफाइनल की गेम में जाएंगे। एक ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर, ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को कुछ अच्छी खबरें मिलना शुरू हुई और एक खबर जो पाकिस्तान को मिली वो ये है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से, FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। इससे ऑफ कोर्स जहां पाकिस्तान का इमेज आलमी दुनिया में बेहतर होगा, वहीं जो हमारे माशी मसाइल हैं जो कि बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं, वहाँ भी FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद एक इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट वो नज़र भी आएगा। ज़रा इस पर हम बात करेंगे कि किसका क्रेडिट है, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत अभी नहीं आई थी तो हम ग्रे लिस्ट में चले गए थे, फिर वो सारे इकदाम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में होते रहे, खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, मौजूदा गवर्नमेंट को आए हुए 6 महीने हुए और ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का भी इसमें कोई ना कोई किरदार होगा, क्योंकि बड़ा सख्त जो है इंस्पेक्शन होती रही पाकिस्तान की, जो इकदाम पाकिस्तान ने करने थे 30 नुकात पे। इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया सीनियर दिफाई तजियाकार जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब ने। हारिस नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा ये 4 सालों में जो इकदाम पाकिस्तान ने किए FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा। जिन जिन स्टेक होल्डर्स ने, उसमें सिविल गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, ज़रा उस पर एक नज़र डालिए और साथ में किसका कितना क्रेडिट बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रेडिट तो है कि हमें एक बड़ी अचीवमेंट मिली है सर। देखें, ये ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आया था 2018 में, जब तकरीबन इनकी हुकूमत बनी, उससे पहले नवाज के दौर में प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन उसके बाद 27 पॉइंट में से कभी 5 पॉइंट पे पाकिस्तान अमल करता था, कभी 6 पॉइंट पे करता था। उसके बाद जन बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने GHQ में एक स्पेशल मिलिट्री सेल बनाया, जिसमें एक मेजर जनरल को उस पर जिम्मेदारी सौंपी गई और उनके साथ टीम बनाई गई आदमी की। और उस टीम ने तमाम अदारों से, चाहे वो आपके सिक्योरिटी के अदारे हैं, आपका FBR है, आपका बैंकिंग सिस्टम है, आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री है, SCP है, सबके साथ बैठ के ये मुज़ाकरात किए, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उन पर बड़ी डेलिब्रेशन की गई। और यकीन करें, आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट जनरल बाजवा, जिन्होंने अपनी एक अनथक मेहनत से इसको एक पाए तक पहुँचाया। ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की उसमें सबको हासिल थी और ज़्यादा उस पर काम इमरान खान की हुकूमत में होगा, क्योंकि उसके बाद तो अगर आपको याद हो, जब लास्ट टाइम हुआ तो उन्होंने कहा था इट्स ऑलमोस्ट डन, इट इज़ वी एक्सेप्टेड, आपने 35 के 34 पॉइंट पूरे कर लिए हैं जी, और अब हम विजिट करेंगे, आके प्रैक्टिकली फिजिकली देखेंगे कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, व्हाट आर यू प्लान। आपने दहशतगर्दी के खिलाफ, डायरेक्ट करेंसी के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, जो दहशतगर्दी यूनाइटेड नेशन के डिक्लेयर्ड हुए हैं कुछ लोग, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है, कोर्ट कितना इंडिपेंडेंट काम करेगी, सारी चीज़ें बताई। और उसके बाद व्हेन दे केम हियर अबाउट 1-1.5 महीना पहले, उन्होंने आके सर्टिफाई किया कि यस, नाउ पाकिस्तान हैज डन ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, नाउ इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एज पर टेरर फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल टेररिज्म इज कंसर्न। और अब हम जाके मीटिंग में इसको डिस्कस करेंगे एंड वी विल फाइनलाइज। और उसके बाद ये बता रहे कि जो नई हुकूमत है उनके 2 मीटिंग उन्होंने जरूर अटेंड किए हैं और उन्होंने ज़ाहिर है कि अपना इस्तेमाल किया होगा, बट मोर क्लोज टू अमेरिकन गवर्नमेंट। उससे भी आई गिव क्रेडिट मेनली टू पाकिस्तान आर्मी की चीफ ऑफ स्टाफ
मिलिट्री को, देन पीटीआई एंड लास्ट में जो है वो ये PMLN की गवर्नमेंट। आई थिंक दैट इज बट ट्रमेंडस जॉब। पाकिस्तान के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन गया है, हम वाइट लिस्ट में आ गए हैं, हमारे जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो खत्म हो जाएंगी और आइंदा के लिए आई थिंक फॉलोइंग। अभी हम ये नहीं चाहिए कि हम कहें कि जी अब खत्म हो गया, कीप वाचिंग यू, तो वी हैव टू रिमेन। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस पे हम आते हैं, जरा सम्राट पे आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ बताइएगा, जिस दौरानिए में हम ग्रे लिस्ट में गए और फिर हम वहाँ से बाहर आए, इस 4 साल में दुनिया में की जो बड़ी डेवलपमेंट इस खत्ते में हुई हैं उनका इम्पैक्ट ग्लोबली बहुत ज़्यादा है। जैसे काबुल में तालिबान का वापस आना, फिर अलकायदा के और दाइश के बड़े लोगों का इस रीजन में उनको टारगेट करके मार देना। तो ये सारी डेवलपमेंट के बीच में कितना मुश्किल था पाकिस्तान के लिए कि अपने आप पे जो लगा एक इल्ज़ाम है और ख़ुद को ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए नुकात पर अमल करना है। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इदारे मुख्तलिफ ऑपरेशन में बिज़ी थे, उन तमाम ऑपरेशन को कंटिन्यू करना, फ़ौज ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कंटिन्यू करना है और साथ में FATF के जो डायरेक्शंस हैं उन पे भी अमल करना है। कितना मुश्किल था ये सारा मरहला सर? अदनान, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज, इसलिए कि देयर वाज हॉस्टाइल कंट्रीज लाइक हमारा परमानेंट एनिमी जो ईस्ट में है इंडिया। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कहा भी कि यस वी यूज आवर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। उससे कुछ और ममालिक पे थी, इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस बहुत यूज़ किया। और जबकि पाकिस्तान वाज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, क्योंकि हमारी ठीक है चेक बैलेंस ठीक नहीं थे, लेकिन फिर इंडिया को आप देखें जिसके 1.4 बिलियन डॉलर्स की 40 बैंकों ने मनी लॉन्ड्रिंग की डिक्लेयर चीज़ें हुई, बट नथिंग हैपेंड। और फिर उसके साथ पाकिस्तान के साथ आपने देखें हमने यहाँ पे से 36 साल की है जी। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जो है यूनाइटेड नेशन किसी को टेरर डिक्लेयर करता है, ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है, देन यू नीड टू गिव प्लॉजिबल एविडेंस, एक्शनेबल एविडेंस, और उसका डोजेज देना होता है। वो इंडिया नहीं दे रहा। हम हमेशा कहते हैं डोजेज नहीं देते, इसलिए वो कोर्ट में छोड़ देते थे। कोर्ट इंडिपेंडेंट है, दे नीड एविडेंस, वो आप नहीं दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने कोशिश करके ये तमाम चीज़ें पूरी की अंडर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की पूरी कोशिश थी। फिर अफगानिस्तान के हालात, पाकिस्तान में तालिबान क्या कर रहे थे, इंडिया बलूचिस्तान में क्या कर रहा था, हम अपनी एक इंटरनेट पे फंसे हुए थे, टेररिज्म कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, रद्दुल फसाद कर रहे हैं। उसी के दौर में ये हमारे स्वामी साहब बादशाह ने ये सेटअप किया जेएचक्यू में, और वो ये बहुत कंसल्टेटिव 3-2.5 साल में जाके ये चीज़ें क्लियर हुई, सब चीज़ों के जवाब दिए, इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी, और फिर जाके इसका फाइनली वी गॉट द फ्रूट कि पाकिस्तान इज नाउ इन अ वाइट लिस्ट। और हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सिस्टम चेक्स एंड बैलेंस, जो बैंक ट्रांजेक्शन जाती हैं, हम उसको मॉनिटर करें और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इनिशिएट करें। ये पैसा कहाँ से आया, इसका कोई ट्रेल है, कहाँ से आया, रेड करें। तो जब हमें खुद एक सिस्टमैटिक चीज़ें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा, पिछले कुछ 14 साल में हम लगभग 3 मरतबा ग्रे लिस्ट में जा चुके हैं। क्या अब के बाद हम ये अपने आप अज्यूम कर सकते हैं कि अब शायद दोबारा हमें कभी ग्रे लिस्ट में ना डाले FATF, या चांसेस कम हो गए पाकिस्तान के लिए, या ऐसा क्या करना पड़ेगा कि कम से कम हम इस एंगल से सिक्योर हो जाएंगे? कहीं ना कहीं इस ग्रे लिस्ट की वजह से पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक टारगेट्स थे उनको काफ़ी डैमेज पहुंचा है सर। देखें अदनान, उसमें बात यह है कि हमें ये करना चाहिए, जो हमने एक जेएचक्यू में सेल बनाया है विद अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पहले ज़ाहिर PTI थी, अब अगर PMLN की हुकूमत है तो इनको चाहिए इसको कंटिन्यू करें। और ज़ाहिर है कि हम श्योर चीफ ऑफिसर सब नए आएंगे, जब भी अपॉइंट होते हैं वो भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दे शुड कीप मॉनिटरिंग एंड दे शुड हैव क्वार्टरली मीटिंग विद बैंकिंग, FBR, देन आपका SACP, एजेंसीज, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन ऑफिस, दे ऑल हैव अ मीटिंग क्वार्टरली बेसिस पे एंड सी वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग। खास तौर पे जो है वो प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, तो देर मोर कंसर्न अबाउट। फिर हमारे मुल्क में टेररिज्म जो हो रहा है, जिसपे फौज कितना शहादतें भी दे रही है, तो वो हम उनको बताएं जी कि वी आर वेरी कंसर्न, वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन एंड वी विल नॉट लेट एनी मनी कमिंग एंड गोइंग आउट अनअकाउंटेड फॉर, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा सर, क्यों हम आ गए ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गए? आप अगर मैं चाहूँ, बड़ा सादा सा सवाल है, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी क्योंकि आजकल बहुत ज़ोर शोर है TV स्क्रीन पे, सोशल मीडिया पे, गली मोहल्लों चौराहों में सियासी रंग हम ज़रूर देते हैं हर बात को, और सियासी एंगल
अगर आज पाकिस्तान की टीम आखिरी बॉल तक लड़ के मैच हार गई, हम उसको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टच ज़रूर दे रहे होते हैं। तो ये जो ग्रे लिस्ट से निकला है, आप इसमें फ़ौज का तो एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहा, ऑफ कोर्स दे वर मेन स्टेक होल्डर, तो वो तो शुरू से इन्वॉल्व थे इसमें, और ऑफ कोर्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है सारे प्रोसेस में। PMLN की मौजूदा गवर्नमेंट और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, इनको अगर आप परसेंटेज में बताना हो तो खान साहब की गवर्नमेंट को कितने % क्रेडिट देंगे ग्रे लिस्ट से निकलने का, और नून लीग को कितने % क्रेडिट देंगे? I think I would what I'll say is 75% to PTI अच्छा, and 25% to ये प्रेजेंट गवर्नमेंट, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अपना जो डिप्लोमेटिक था चैनल उसको काफ़ी यूज़ किया है, उनसे जाके मुज़ाकरात किए और जिस पे उनको बताया कि ये बटॉल वी हैव डन इट, और उन्होंने ज़ाहिर है कि और ये देखें ये FATA बेसिकली इज अ पॉलिटिकल टूल ऑफ मेजर पावर, वी मस्ट अंडरस्टैंड। जी, आपके सामने यूएई को भी उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया, टर्की को भी डालने की बात कर रहे थे। तो उसमें ये है कि इसलिए अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उसके बाद हिना अली खान ने काफ़ी विजिट किए हैं, वहाँ पर अमेरिका में, यूरोपियन में, जब विजिटिंग अब्रॉड जर्मनी भी गए हैं, फ्रांस भी गए, तो वहाँ जाके काफ़ी बात की है। तो आई थिंक काफ़ी उनको मेलोडॉन किया, और फिर जिसके बाद ये वहाँ पर इतनी डिस्पाइट इंडियाज ऑल टोटल प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, कोशिश हर्रा सराई वो की है। देखें 3.5 साल में फौज अकेली कुछ नहीं कर सकती थी अगर उसको हुकूमत मदद ना करती। हुकूमत अपने डिपार्टमेंट कहती है बिल्कुल फौज से कोऑर्डिनेट करेंगे, ताउन करेंगे, वो चीज़ें हैं। और एंड में ये जो 6 महीने में उसके अंदर ज़ाहिर है कि फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट की भी कोशिश बिल्कुल 100% है। आई वुड से 70-30 कर लें, बट दिस इज़ व्हाट आई से। बट आर्मी को मैं इसलिए टोटल क्रेडिट दे रहा हूँ कि आर्मी के बजाय बगैर चीफ अमित साहब के पर्सनल इंटरेस्ट के बगैर, और फिर जो 2 स्टार जनरल थे और उनकी जो टीम थी उसके बगैर ये काम मुश्किल ये नहीं हो सकता था। आई थिंक वी मस्ट, बट नाउ पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान इज आउट ऑफ इट, एंड आई वुड से एवरीबॉडी हैज प्लेड देयर रोल जो उनको लेना चाहिए था जिस वक्त जिसकी हुकूमत थी। बट नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड, डोंट लुक बैक, एंश्योर कि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान शुड नेवर एवर बी गोइंग इन ग्रे लिस्ट इन FATA। सर जो नेक्स्ट टाइम के बारे में आपने बात की है, सर इस पे कुछ सजेशन भी दीजिएगा कि जिस कमेटी ने 4 साल काम किया ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, क्या उस कमेटी और उसका जो मैकेनिज्म है उसको परमानेंटली पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना चाहिए ताकि वो अपने तौर पे चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करती रहे? दिस इज व्हाट आई सेड कि अभी ये चाहिए कि जो आपने मैकेनिज्म बनाया हुआ है GST में, टू एक मेरे जनरल की सरबराही में टीम बनाई हुई है और बाकी सारी कोऑर्डिनेटिंग जितनी ये ऑर्डर स्टैंड करना चाहिए परमानेंट। हर 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद इनकी मीटिंग होनी चाहिए। दे मस्ट रिव्यू कि हमने क्या करना था, क्या किया, क्यों नहीं बकाया कर सके, उसके लिए हमारी क्या एफर्ट होनी चाहिए, और फिर उसको हर 3 महीने के बाद रिव्यू करते रहें, सो दैट इसको आइंदा के लिए ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पर जो कंसर्न है वो है मनी लॉन्ड्रिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, कि बाहर से पैसा कैसे आ रहा है, किस चैनल से आ रहा है, किसको जा रहा है, इज इट लेजिटिमेट, इज इट इलेजिटिमेट, ये चीज़ें चेक करने की जो कि मेरे ख्याल में की जाएँ। इसके लिए आपकी बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ SECP, और उसके बाद आपके जो आपके लोकल बैंक हैं, ये इनको आप कोऑर्डिनेशन करनी है कि ये कैसे होता है। और हुंडई के जो पैसा आता है वो नहीं आना चाहिए। शुड गो बैंक चैनल डिक्लेयर्ड और लेजिटिमेट, दैट शुड बी द आंसर एंड फॉर फ्यूचर पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन आज का अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।